चुनावी रैलियों में भी हमने देखा, जब जब पीएम साथ में मंच पर रहे नीतीश कुमार के, तो उन्होंने उत्साहित होकर पीएम के लिए तालियां खड़े होकर बजवाई है। वो जेस्चर भी हमने देखा कि नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को कहा कि आप खड़े हो जाइए, पीएम के लिए तालियां बजाइए, और एक बार फिर से वही जेस्चर है। पीछे जो लोग हैं उनको आगे बुला रहे हैं, पीएम ग्रेटफुल हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इसके साथ ही नीतीश कुमार अपनी खुशी को भी जाहिर कर रहे हैं, और जो अब बीच में केमिस्ट्री है मोदी के और नीतीश कुमार के बीच में, वो केमिस्ट्री कम से कम इस मंच से दिखाई दे रही है। और जितने भी संदेह जताए जा रहे थे, जितनी भी बातें थी, जितनी भी सुगबुगाहट थी, इसलिए हाथ वाले जेस्चर से एक बार फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद आगे बढ़ते हैं, मोदी हाथ थामते हैं और फिर हाथ थामकर हवा में लहरा देते हैं, बता देते हैं कि जोड़ी हिट है और अगले 5 साल तक यही जोड़ी बिहार में ऐसे ही काम करती रहेगी। क्योंकि अब चुनौती है नई नवेली सरकार के लिए। देवेंद्र बहुत वादे कर दिए हैं और इन तमाम वादों को पूरा करना है, महिलाओं की जो उम्मीदें हैं उन पर भी खरा उतरना है। निश्चित तौर पर उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो उसमें यही रहेगा कि आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका कैसा हो, रिसोर्सेज आपके पास कम हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसमें सबसे बड़ा काम ये कहा जा सकता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज का पूल बहुत अच्छा है। लैंड रिसोर्सेज आपके पास उस रूप में नहीं है जो कि बहुत बड़े बड़े लैंड दे के आप इंडस्ट्री को इन्वाइट करें। दूसरी चीज़ की आपके पास लिमिटेशन है फाइनेंस उसको अवेल करने का। जैसे लीकर पॉलिसी पे बैन, वो अपने आप में नैतिक तौर पे बहुत अच्छा हो सकता है, समाज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन राज्य के वित्तीय स्थिति के लिए वो बहुत हानिकारक है। लेकिन गुजरात में भी तो ये स्थिति है ही। अब वो गुजरात वाला मॉडल बिहार में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, ये देखना। गुजरात में ये था कि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है और इंडस्ट्री के लिहाज से गुजरात बहुत मुफीद है। आपके पास पोर्ट है वहाँ पे, तो पोर्ट है तो बहुत आसानी से वहाँ इंडस्ट्री जाएगी। प्लस वहाँ पे ज़मीन बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो वैसे में आप बहुत ज़्यादा ज़मीन इंडस्ट्री के लिए नहीं दे सकते, लोग देना भी नहीं चाहेंगे। तो वो आपने सुना भी होगा, अमित शाह को वो कह रहे थे कि AI बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है बिहार में। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा, वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा नीतीश कुमार के लिए, नीतीश सरकार के लिए। सबसे बड़ी राहत की बात होगी, जिसके लिए बार बार जो कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, वाकई वो डबल इंजन यानी कि केंद्र सरकार जितनी ज़्यादा मदद देगा बिहार के लिए उतनी ही सुविधाजनक स्थिति रहेगी। लेकिन आज पिक्चर ऑफ द डे की बात करेंगे तो पिक्चर ऑफ द डे वही है जो हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा आपने बताया, 2013 की तस्वीर अमृतसर की और 2025 में ये पटना की तस्वीर, ये अपने आप में बता रही है कि राजनीति कितनी बदलती है। और इसमें एक और प्राची आपको दिलचस्प चीज मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक क्षमता को अगर किसी नेता ने सबसे पहले पहचाना तो उनमें से नीतीश कुमार हैं। गुजरात के दंगों के बाद, जब वो केंद्र में मंत्री थे, गुजरात में दंगे हो गए थे, और उसके बाद जब नीतीश कुमार गुजरात का दौरा किए थे तो भरी मंच से सार्वजनिक तौर पे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अभी तो आप यहाँ मुख्यमंत्री हैं, आपकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। और अब सोचिए, 2002 में उनको ये समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, वो पोटेंशियल वो देखे थे। और जब उस कार्यक्रम के बाद वो वापस दिल्ली लौट रहे थे तो उनके साथ मौजूद नेता ने उनसे पूछा भी कि आप ये क्या कह रहे थे, आपने ये क्या कहा। उनका ये तब कहना था कि इस व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है कि ये देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। समस्या सिर्फ ये है कि संघ और बीजेपी का जो ढांचा है, तब नीतीश कुमार के हिसाब से वो ब्राह्मण डोमिनेटेड ज़्यादा था और नीतीश कुमार का ऐसा मानना था कि वो चीज़ें नरेंद्र मोदी के रास्ते में, जो कि पिछड़े समुदाय से आते हैं, रोड़ा बन सकती हैं। तो 2002 में वो आकलन कर लिए थे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो तो बाद में जब उनको ये समझ में आया कि अपनी भी उनकी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक तौर पे थी, दूसरा मुस्लिम वोट को लेके उनको ये लगा कि बिहार में मुस्लिम वोट उनका खराब हो जाएगा, इसलिए नरेंद्र मोदी को लेके उन्होंने रिजर्वेशन दिखाने शुरू किया और इतना रिजर्वेशन दिखाया कि गठबंधन तोड़ के बाहर चले गए। तब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के दौरान भी जब जेडीयू का जो रिएक्शन था या जिस तरीके से उनका सपोर्ट था, वो ये बता रहा था कि पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बदल चुके हैं। समझदारी इसमें है कि आप नए किस्म की राजनीति करें, आप विकास केंद्रित राजनीति करें, आप महिला केंद्रित राजनीति तो खैर नीतीश शुरू से करते आए हैं, लेकिन वो जो डायनामिक्स चेंज हुए वो वहां से चेंज होते हुए दिखाई दे गए जब उन्होंने वक्फ बोर्ड में जो भी संशोधन किया जा रहा था उसका भी समर्थन कर दिया। और ये बेसिकली उससे पहले हुआ जो आरजेडी का पिछड़ा अनुभव था ना नीतीश कुमार का, जिसके बाद ये छोड़ के आए बीजेपी की तरफ, उस अनुभव के बाद उनको ये समझ में आ गया कि अब मेरे पास बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प होना नहीं चाहिए, क्योंकि आरजेडी के साथ 2 अनुभव उनका बहुत खराब हो गया। और जिस प्रकार की चीज़ें की जाती थी, जैसे नीतीश कुमार जब प्रशासन चलाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं चाहते हैं, और बीजेपी की भी ये कोशिश
हमेशा से रही है। खासतौर पे जब सुशील मोदी जब हुआ करते थे तो कहीं एसपी का ट्रांसफर पोस्टिंग, डीएम का ट्रांसफर पोस्टिंग, गठबंधन की सरकार होने के बावजूद सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते थे। आरजेडी के समय ये हुआ कि मैसेज गया कि क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो आधे जिलों के डीएम और एसपी की नियुक्ति आपके द्वारा होगी, आधे जिलों की नियुक्ति आरजेडी के कहने पे होगी। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के लिए बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। और उसके बाद जब वो वापस लौट के आए तो समझा जा सकता है कि उनको ये समझ में आ गया कि बीजेपी से बेहतर उनके पास कोई गठबंधन का सहयोगी दल हो नहीं सकता, जिसके चलते वो बार बार इस बात को कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। तो वो अब कहीं नहीं जाएंगे, सीधे सीधे वो एक ज्ञान की प्राप्ति है कि हाँ आपको कैसे रहना है। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो पूरे, जैसा कि आपने बताया कि वफ़ के समय में उस तरह से खुल के साथ आना, हाउस में साथ आना, हाउस के बाहर साथ आना, वो बड़ी बात थी कि वो ये बीजेपी अपनी बात समझाने में सफल रही है जेडीयू को कि किन वजहों से इस फैसले को वो और कर इसी रही को है। विपक्ष ने मौका भी तलाशा था। विपक्ष भी बार बार कोशिश करता था नीतीश पर डोरे डालने के लिए, वक्फ को ही बहाना बनाया जाता था। बार बार कहा जाता था कि नीतीश कुमार का जो सेक्युलर चेहरा है वो कहीं ना कहीं बदल गया है, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। हमने देखा बिहार से ही शुरुआत तमाम आंदोलनों की गई थी, तमाम मुसलमानों की तरफ से जो मौलाना मौलवी हैं उनकी तरफ से बयान दिलवाए गए थे कि अगर वक्फ पर नीतीश समर्थन करेंगे तो बिहार में फिर भुगतना पड़ेगा। ऐसा कुछ कम से कम ग्राउंड पर तो नजर नहीं आया, और जो नतीजे हैं वो भी बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की छवि को नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल प्राची, और उसमें क्योंकि उसमें सही बात समझाने में वो सफल रहे कि आम लोग, जो आम मुस्लिम लोग हैं, उनको ये समझ में आया कि वक्त में अगर कोई सुधार किया जा रहा है तो ये उनकी कम्युनिटी के लिए, उनके बेहतरी के लिए किया जा रहा है, ना कि किसी और वजह के लिए। और बीजेपी जेडीयू का ये जो बहुत स्मूथ गठबंधन वाली बात है, इसमें अहम रोल की अगर बात करें ना तो उसमें संजय झा का है, जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, शुरू में बीजेपी से राजनीति शुरू की, बाद में फिर जेडीयू में गए, तो उनको ये पता होता है कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है। अगर बीजेपी से भी बात करनी है तो बिना टकराहट, बिना तकरार कैसे बात करनी है, बीजेपी की बात समझनी है तो वो कैसे समझनी है। और एक चीज़ और कि आरजेडी के साथ गठबंधन के एक जो धूर विरोधी कहा जाता है ना, संजय झा वैसे रहे हैं कि एकदम से इस अलायंस के सख्त खिलाफ हमेशा से वो ये रहे हैं। और इस बार जब वो जेडीयू फिर से वापस बीजेपी के साथ आई तो संजय झा का उसमें अहम रोल था, और ये बीजेपी के लिए भी उतना ही फायदेमंद रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार का जो समीकरण है लोकसभा का, आप अंदाजा लगाइए कि अगर नीतीश कुमार उधर होते तो बिहार के नतीजे क्या होते, और बिहार के नतीजे अगर कुछ और होते तो ये जो केंद्र की सरकार थी उसका आंकड़ा कैसा होता। तो दोनों ही दलों के लिए विन विन सिचुएशन रहा साथ आना।